हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एंटीमोनियम टार्ट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और मैं किस तरीके से लिखकर आना होता है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एंटीमोनियम को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसकी हेल्प से आपको उसको थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा। और साथ साथ बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और हमें किस तरीके से उसको प्रॉपरली लिख कर आना है जिससे हमें अच्छे से मार्क्स मिले। तो एंटीमोनियम टार्ट जो रेमेडी है इसकी रेस्पिरेटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में इसमें सिर्फ एग्जाम में यूज की जो रेस्पिरेटरी है सिर्फ वही पूछी जाती है क्योंकि स्पेसिफिकली एक ये जो है एज अ एक्सपेक्टोरेंट जैसे वर्क करती है। यदि किसी पेशेंट को सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कत है, उसको बहुत ज्यादा जो उसका कफ है चेस्ट में जाके एक्यूमुलेट हो गया है, लंग्स में एक्यूमुलेट हो गया है और जब भी वो खांसता है तो खांसने के साथ उसको बहुत ज्यादा घरघराहट की आवाज आती है, तो एंटीमोनियम टार्ट जो है बहुत हमारा अच्छा वर्क करती है। उस टाइम पे एंटीमोनियम टार्ट जब भी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसका जितना भी कफ है वो बाहर आ जाता है। साथ ही साथ यदि किसी पेशेंट को बहुत तेज सीवियर हेडेक हो रहा है और हेडेक के साथ साथ स्पेशली उसका फ्रंटल हेडेक हो रहा है और साथ ही साथ उसको साइनस की दिक्कत है, साइनस की दिक्कत है और पेशेंट को खांसी हो रही है, बहुत खांसी हो रही है और खांसी में बहुत ज्यादा घरघराहट की आवाज आ रही है। इतनी ज्यादा घरघराहट की आवाज है कि पूरे रूम में उसकी जो घरघराहट की आवाज है वो गूंजे। इवन साइड वाले रूम तक में अगर कोई रह रहा है तो उसे पता चले, उसको साउंड साउंड जो है उसकी घरघराहट का सुनाई दे। तो हमारी एंटीमोनियम टार्ट जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये स्पेसिफिक जो इसका कीनोट सिम्टम जो है वो यही है कि जब खांसी जो उसकी जो होती है वो बहुत ज्यादा घरघराहट वाली होती है, रैटलिंग साउंड आता है इसकी खांसी में। तो ये जो है कफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ये जो हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती है स्पेशली इन्फ्लामेटरी डिसीजेस हो गई जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकिटिस हो गया या फिर निमोनिया हो गया। निमोनिया में भी जो लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया होता है जिसमें रिसोल्यूशन स्टेज आती है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो म्यूकस होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स में। तो जब भी पेशेंट खांसता है तो उसमें से बहुत ज्यादा घरघराहट की आवाज आती है। तो उस कंडीशन में भी जो हमारी एंटीमोनियम टार्ट है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। वो एज अ एक्सपेक्टोरेंट जैसा वर्क करेगी और जितना भी कफ है उसको बाहर निकाल देगी, जिससे जो पेशेंट की खांसी है उसमें उसको आराम मिल जाता है। के साथ साथ यदि कोई पेशेंट को वैक्सीन लगा है और वैक्सीन के बैड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अगर अभी जैसे कि कोविड हुआ था तो कोविड के टाइम पे अगर पेशेंट ने वैक्सीन लिया है कोविड का और उसके बाद जो नॉर्मल वैक्सीन के सिम्टम्स थे उसके अलावा भी कुछ एडिशनल सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ बैड कुछ अलग से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन हम बोलते हैं, अगर वो देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली पेशेंट को थूजा देते हैं। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिसिन आती है वो थूजा आती है, लेकिन थूजा अगर ठीक से वर्क नहीं करती, प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो अगर साइलेशिया इंडिकेट नहीं हो रही है तो उसके बाद एंटीमोनियम टार्ट ही आती है तीसरे नंबर पे। तो एंटीमोनियम टार्ट जो है वो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के लिए भी यूज की जाती है। इसके साथ साथ जो पेशेंट है जब भी हमारे पास आएगा सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कत लेके या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी डिसीज को लेके, उस टाइम पे जब हम उसके टंग को टेस्ट करेंगे, मतलब टंग को एग्जामिन करेंगे, जब उसकी टंग देखेंगे तो उसकी टंग जो है जैसे कि हमने इसके जस्ट पहले एंटीमोनियम क्रूड पढ़ा था, तो एंटीमोनियम क्रूड की टंग कैसी थी, थोड़ी फ्लैबी थी और साथ में व्हाइट कोटेड टंग थी। जो टंग थी बिल्कुल व्हाइट कोटेड थी। तो वैसे जो हमारी एंटीमोनियम टार्ट का पेशेंट है, जब उसकी टंग को हम चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तब उसकी जो टंग होगी वो भी जो है एकदम रेड कोट व्हाइट कोटेड रहेगी, थोड़ी फ्लैबी रहेगी, रेड स्ट्रैंग होगा, बीच में एक लंबी सी स्ट्रैक होगा बीच में इसके टंग के, और कुछ रेडेड पेपिलास वगैरह हमें इसमें टंग में देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप की जो टंग है ना वो हमारी एंटीमोनियम टार्ट की होती है। इसके अलावा ये रेमेडी जो है बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है। स्पेशली जो हमारी लास्ट बोन होती है जिसको हम सेक्रम बोलते हैं, उसमें अगर पेशेंट को सीवियर पेन है या फिर L4 L5 डिसलोकेट है, यदि किसी को स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो उसमें भी ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। वैसे तो अर्निका वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती है, अर्निका वगैरह ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, लेकिन अगर ये सारी रेमेडीज जो है वो फेल हो जाए, उनका रिजल्ट आपको पेशेंट के अंदर ना देखने को मिले, तो एंटीमोनियम के बारे में भी एक बार हम सोच सकते हैं। एंटीमोनियम जो है वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया, जनरल मैंने आपको इसके एंटीमोनियम टार्ट के बारे में बता दिया है। मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करती हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ कि
एंटीमोनियम टार्ट के क्या सिम्टम्स है, क्या कीनोट सिम्टम्स हैं, और एग्जाम्स में आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और मैं किस तरीके से उसको लिख कर आना है, मैं आपको पूरा वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो एंटीमोनियम का कॉमन नेम जो है वो है टार्टिक एमेटिक। इसको सबसे पहले स्टेफ ने प्रूव किया था और ये एक मिडिल किंगडम की रेमेडी है। अब स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो उतनी देर से मैं आपको बोली हो रही हूँ कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, हमारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवरी ग्लैंड, ब्रेन, नर्व्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड स्किन, इन सब पे इनका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बट जनरली ज्यादातर इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रेस्पिरेटरी डिसीजेस पे ज्यादा होता है। जनरली ज्यादातर जो है कफ ने ज्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली ये रेमेडी है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यह हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करती है। स्क्लेरोफिलस डायथिसिस होती है। स्क्लेरोफिलस डायथिसिस से मतलब यह है ग्लैंडुलर अफेक्शन, ग्लैंड से रिलेटेड अफेक्शन इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। एनाथम की बात की जाए तो सोरा एंड साइकोसिस इज इन द बैकग्राउंड। अब हम गाइडिंग सिम्टम की बात करेंगे। तो जो पेशेंट जनरली सेलर्स वगैरह में रहते हैं, बेसमेंट्स में रहते हैं, उनको जो एग्रावेशन होते हैं, जैसे सेलर्स में रहने वाले पेशेंट से मतलब ये नहीं है कि जो तल घर में रह रहे हैं या बेसमेंट में रह रहे हैं उन्हीं को हम सिर्फ एंटीमोनियम टार्ट देंगे। सेलर्स में रहने से मतलब ये है कि जो मॉइस्चर वाली जगह पे रह रहे हैं, जहाँ पे नमी ज्यादा है, जहाँ पे सीलन ज्यादा है, ऐसी जगह पे कोई पेशेंट रह रहा है, उसके बाद उसको सर्दी खांसी जुकाम आ रही है और उसके बाद जब वो खांसेगा तो उसकी जो उसके कफ में एक रैटलिंग साउंड आएगा, घरघराहट वाली आवाज आएगी उसकी खांसी में, उसको बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होगा। तो उस कंडीशन में हमारी एंटीमोनियम टार्ट जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखा जाए तो नेटम सल्फी भी आती है। और आफ्टर बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, यदि वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारी एंटीमोनियम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसके कंपैरिजन में हमारी आ जाती है थूजा। तो यूजली सूटेड फॉर डिसीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू डैम्प बेसमेंट्स एंड सेलर्स and after vaccination. There is great accumulation of mucus in the air passages. जब भी पेशेंट के एयर पैसेज जो होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, पेशेंट बहुत जोर जोर से खांसता है, जब वो खांसता है तो उसके खांसी में बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट की आवाज आती है, रैटलिंग साउंड आता है, तब हमारी ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो देयर इज ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन एयर पैसेज विच कैन नॉट बी कव्ड आउट बट गेट अ रैटलिंग साउंड प्रॉपरली नोन एज दैट्स रैटल। फिर जब भी वो खांस रहा है तो बहुत देर तक लंबा खांसता रहेगा, खांस में सफोकेटिंग फील हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना उसका फेस जो है वो या तो पीला पड़ जाता है या फिर एकदम ब्लूइश ब्लूइश पड़ जाता है, साइनोस की कंडीशन आती है। तो द फेस बिकम पेल, साइनोस्ड एंड फ्लरिश ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड। अनऑक्सीडाइज्ड नहीं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और फेस कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड फ्रस्ट्रेशन डोंट ऑल रन थ्रू द होल ऑफ दिस रेमेडी। जब भी पेशेंट को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है या फिर उसको नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद जो पेशेंट है जब भी वो वॉमिटिंग करेगा उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होगी कि जो पेशेंट है उसको फेंटिंग कंडीशन आ जाएगी, ड्राउजीनेस लगने लगेगा और बहुत ज़्यादा थकान थकान फील करता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इस रेमेडी का जो हमें इसमें देखने को मिलता है। अब इसका कीनोट सिम्टम की बात की जाए तो इसकी कीनोट सिम्टम ये है कि इसको एप्पल की डिजायर होती है, इसको क्रेविंग होती है एप्पल की। जो हमारी एंटीमोनियम टार्ट का पेशेंट होता है जब भी वो बीमार होता है तो उसको एप्पल खाने की इच्छा होती है, वो आपसे एप्पल मांगता है कि मुझे एप्पल खाना है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें देखने को मिलता है किसी पेशेंट में तो एंटीमोनियम टार्ट जो बहुत अच्छा वर्क करती है। सेम ये चीज जो है हमारे वाइवा में भी पूछी जाती है कि कौन सा पेशेंट है, ऐसे कौन सी रेमेडी है जिसके अंदर क्रेविंग फॉर एप्पल्स हैं, तो एंटीमोनियम टार्ट आएगी। या फिर एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो ये जो एक पॉइंट है, देर इज एक्सेसिव क्रेविंग फॉर एप्पल, तो ये जो है कीनोट सिम्टम है हमारे इस रेमेडी का और बहुत ज्यादा एमसीक्यूज और वाइवा में पूछा जाता है। डिजायर फॉर एसिड, जिसको एसिड्स मतलब पिकल्स वगैरह की खट्टी चीजों की बहुत ज्यादा डिजायर रहती है, एसिडिक फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह हो गए इनकी को डिजायर ज्यादा रहती है, कोल्ड वाटर, स्ट्रॉन्ग लिक्विड, इन सब चीजों की इसको डिजायर रहती है। डिजायर और क्रेविंग में क्या डिफरेंस है? तो डिजायर मतलब जो खाने की इच्छा हो, मतलब जो उसको चाहिए वो उसको मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, वो डिजायर हो गया। बट क्रेविंग का मतलब होता है कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो क्रेविंग में आ जाता है। देन अवर्जन टू मिल्क एंड टबैको, उसको बहुत ज्यादा अवर्जन होता है मिल्क और टबैको से। मिल्क एंड टबैको वो किसी भी कंडीशन में टॉलरेट ही नहीं कर पाता। नेक्स्ट, वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट व्हेन लाइंग ऑन राइट साइड।
जब भी पेशेंट को पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा नोजिया या वॉमिटिंग हो रही है, तो जब पेशेंट राइट के साइड करवर कट के लेट जाता है तो उसकी दिक्कतों में उसको आराम मिल जाता है, उसको वॉमिटिंग नहीं होती है। लेकिन अगर इसकी जगह पे पेशेंट एकदम सीधा लेट जाएगा या फिर लेफ्ट साइड मुंह करके लेटेगा तो उसकी जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है और उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। बट यदि वो राइट साइड करवट करके सोएगा तो उसको उसकी वॉमिटिंग में आराम मिलता है, उसकी वॉमिटिंग जो है वो रुक जाती है। वॉमिट अंटिल ही फेंट, उसको तब तक वॉमिटिंग होती रहती है जब तक कि वो फेंट नहीं हो जाता। उसको बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस लगती है, प्रोस्टेशन, थकान थकान लगती है और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, स्लीपीनेस लगती है उसको। इतना ज्यादा वो जो है थक जाता है, प्रोस्ट्रेट हो जाता है पूरी पूरी तरीके से। देन निमोनिया विद जॉइंटिस, जॉइंटिस के साथ इसको निमोनिया होता है। ये सेम सिम्टम हमारे चिलिडोनियम में भी देखने को मिलता है। देन बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के अगर बैड इफेक्ट देखने को मिले तो हमारी एंटीनिमोनियम टाट बहुत अच्छी रेमेडी है। व्हेन थूजा फेल, जब थूजा फेल हो जाएगी और साइलेशन इज नॉट इंडिकेटेड, साइलेशन इंडिकेट नहीं हो रही है, थूजा फेल हो गई है, तो हमारी जो है एंटीमोनियम टाट बहुत अच्छा वर्क करती है। देन अगर किसी पेशेंट की पूरी बॉडी पे पॉस्ट्यूलस लाइक इरप्शंस दिखाई दे, जैसे कि हमारे स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ मैंने इमेज लगाया है, इस टाइप की अगर इरप्शंस उसकी बॉडी पे या उसकी स्किन पे देखने को मिलते हैं तो हमारी एंटीमोनियम टाट जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। ये उसका एक बहुत अच्छा सिम्टम है एंटीमोनियम टाट का। देन मेंटली बात करें तो पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, उसको समझ नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, जब उसको सांस नहीं आती सफोकेटिंग फील करता है, फीलिंग एज इफ ही मस्ट स्लीप, उसको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे सो जाना चाहिए, उसको ऐसा स्लीपीनेस जैसी लगती है। ड्राइड ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ना रह जाऊं, अकेला ना बच जाऊं। रात के टाइम पे स्पेशली उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जब उसको इतना ज़्यादा जो कफ है उसकी लंग्स में एक्यूमुलेट हो चुका है तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो खांस रहा है तो एक रेटलिंग साउंड आ रही है, तो सफोकेटिंग फील हो रहा है, तो इस वजह से उसको रात के टाइम जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जितनी भी सिम्टम्स है, जितनी प्रॉब्लम्स है, वो स्पेशली नाइट में ही एग्रावेट होती है। तो कंफ्यूजन ऑफ हेड विद अ फीलिंग एज इफ ही मस्ट स्लीप, चाइल्ड कैन नॉट अलाउ इट सेल्फ टू बी टच्ड, अगर बच्चा है एंटीमोनियम टाट का तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी तरफ कोई देखे या उसको हाथ भी लगाए। एप्रीहेंशन एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग इवनिंग, पेशेंट इज फ्राइटेंड एट नाइट, पेशेंट रात के टाइम बहुत ज़्यादा डरा डरा सा और घबराया घबराया सा रहेगा। ड्राइड ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, उसको डर लगेगा अकेले कि वो अकेले ना रह जाए। मेंटल एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस, वर्टिगो ऑन क्लोजिंग द आईज, जब भी वो अपनी आंखों को बंद करेगा तो उसको चक्कर जैसे आएंगे। व्हेन वॉकिंग, जब वो चलेगा तब इसे लगेगा। बिफोर व्हेन लिफ्टिंग दी हेड, और जब वो अपने सर को ऊपर उठाएगा उस टाइम पे भी उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं। देन एलिमेंट्स फ्रॉम, उसको दिक्कत किन किन चीजों से होगी? एंगर, वैक्सेशन, स्मॉल पॉक्स आफ्टर हीटिंग, वैक्सेशन, डैम वेदर, बेसमेंट डिबिलिटी एंड डेबॉचिंग, इन सारी चीजों से इनको दिक्कतें होती हैं। देन इसके पर्टिकुलर की बात की जाए तो पर्टिकुलर में इसका जो रेस्पिरेटरी सिम्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरी एंटीमोनियम टाट में जो है सिर्फ इसकी रेस्पिरेटरी ही जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके एग्जाम में सिर्फ रेस्पिरेटरी पूछी जाती है। हो सकता है कि इसके 5 मार्क्स में आपसे इसके गाइडिंग भी पूछ लें, तो आपको गाइडिंग भी आना चाहिए, 4 या 5 गाइडिंग आपको लिख कर आने पड़ेंगे। बट अगर फर्स्ट क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन में अगर कुछ आता है तो आता है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, और अगर 3 स्टार क्वेश्चन आएंगे तो उसके आएंगे गाइडिंग सिम्टम्स। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ, पूरे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं उनके लिए। तो इट इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर मैनी डिसीजेज, वेदर इट इज निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एक्सेट्रा। अब उसको दिक्कत ही किन चीजों से होगी? पहले ही हमने गाइडिंग में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, पहले ही पॉइंट में लिखा था, एक्सपोजर टू डैम वेदर, बेसमेंट एंड सेलर्स, इन सारी चीजों से उसको दिक्कत होगी। और आफ्टर बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगवाने के बाद जो उसके बैड इफेक्ट होंगे, बाद में जो बैड इफेक्ट्स आएंगे उसकी बॉडी में, उसके बाद उसको सारी दिक्कतें आती है, वो उसका कॉजेशन है। देन कैरेक्टर की बात की जाए तो डिफिकल्ट सफोकेशन इन इवनिंग, उसको शाम के टाइम सांस लेने में दिक्कत होती है, स्पेशली रात आधी रात को 3-4 बजे के समथिंग उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उसको बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लगेगा, पेशेंट डर के सांस नहीं आएगी तो एकदम बेचैन होके उठ के बैठ जाएगा अपनी जगह पे, और बहुत तेज तेज खांसेगा, इतनी तेज खांसता है ना कि उसकी बहुत ज़्यादा रैटलिंग साउंड आती है, बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। उसकी जो साउंड है गड़गड़ाहट का, पूरी आवाज़ जो है उसके ऊपर रूम में गूंजती है। इवन एडजेसेंट रूम में अगर कोई है तो वो भी क्लियरली उसकी जो रैटलिंग साउंड है उसको सुन सकता है। तो ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे
एंटीमोनियम टार्ट का। तो डिफिकल्ट सफोकेशन इन द इवनिंग एंड एट 3 AM कंपेलिंग द पेशेंट टू सेट अप ड्यू टू एग्रावेशन ऑफ कफ with less or no expectoration of mucus. Loud rattling due to large accumulation of mucus in bronchi. Bronchi में बहुत ज़्यादा mucus का accumulation हो जाएगा। इसकी वजह से जब भी वो खांसता है तो बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और पूरे entire रूम में उसकी जो आवाज़ है वो गूंजती है, which can be heard across the entire room. In the last of pneumonia, जब निमोनिया का लास्ट स्टेज होता है, जिसको हम रिसोल्यूशन स्टेज बोलते हैं, उस दौरान जब पूरा छाती में, लंग्स में हमारे म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उस टाइम जो ये हमारी रेमेडी है एंटीमोनियम टार्ट, उसमें उसको निकालने में, एक्सपेक्टोरेट करने में, उस म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करती है। इन लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया व्हेन द रिसोल्यूशन टेक प्लेस much more rapidly than absorption and expectoration so that lungs are filled with mucus and pus, this remedy will relieve. अगर बहुत ज़्यादा कफ और म्यूकस जो है अगर लंग्स में एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, और कफ अगर इजीली नॉर्मली बाहर नहीं निकलता किसी पेशेंट का, तो एंटीमोनियम टार्ट देते हैं हम पेशेंट को, तो जो उसका कफ है वो इजीली बाहर निकल जाता है, उसको उसकी खांसी में जो है आराम मिलता है। There will be marked dyspnea, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, एंड द पेशेंट गेट्स एंग्विश्ड विद द कफ। देन कंकॉमिटेंट सिम्टम्स की बात करें तो जो पेशेंट की पल्स है वो बहुत ज़्यादा रैपिड और फास्ट चलती है, उसकी बॉडी जो है वो ट्रैवल करती है, रैपिड वीक एंड ट्रैवलिंग पल्स, द फेस बिकम हिपोक्रेटिक एंड कवर्ड विद blends of cold sweat, the patient has irresistible desire to sleep, पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस वो सोया रहे, वो कुछ ना करे। देयर में बी फैन लाइक मोशन इन नीज एंड एलिस, नीज एंड एलिस का जो मूवमेंट है उसको फैन लाइक मूवमेंट लगता है। फेस बिकम साइनोटिक, सफोकेशन उसको इतना ज़्यादा होता है ना, उसको सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि जो पेशेंट है उसका फेस जो है या तो पीला पड़ जाता है एकदम, या फिर एकदम पूरा नीला नीला सा पड़ जाता है। टंग जो है वो कोटेड होती है, वाइट कोटेड होती है, थिक विथ रेडेड पेपिलीज एंड रेड एचेस, उसके जो पेपिलियाज होते हैं वो रेड होते हैं, वाइट कोटेड टंग के ऊपर रेडेड पेपिलियाज होंगे, और रेड स्ट्रेंड होगा, बीच में एक लंबी सी लाल कलर का बैंड दिखेगा उसके टंग के बीच में, और टंग जो है सेंटर से मिडिल से ड्राई रहेगी, ड्राई इन द मिडिल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल, और उसको ऐसा लगेगा कि उसको एप्पल खाना, उसको एप्पल की क्रेविंग होगी। देन मॉडिटीज की बात की जाए तो एग्रावेशन होता है इन डैम कोल्ड वेदर, लाइंग डाउन एट नाइट, वार्मथ ऑफ रूम, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग। एम्यूटेशन की बात की जाए तो उसको आराम मिलता है कोल्ड ओवर एयर, सिटिंग अपराइट, एक्सपेक्टोरेशन, लाइंग ऑन द राइट साइड। देन अब इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहला इसका कीनोट सिम्टम क्या है कि उसको एप्पल खाने की डिजायर रहती है, इसकी टंग जो है वो एकदम मिडिल से ड्राई रहेगी, वाइट कोटेड रहेगी, रेड स्ट्रैंड रहेगा, बीच में एक लाल कलर की एक लंबी सी लाइन दिखाई देगी, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, और कुछ रेड पेपिलियास दिखाई देंगे उसकी टंग में। देन उसको मिल्क से अवर्जन रहता है, मिल्क और टॉयलेट को किसी फॉर्म में जो है टॉलरेट ही नहीं कर पाता। कफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली इसको जो कफ है वो रैटलिंग कफ होगा, जब भी वो खांसेगा तो एक गड़गड़ाहट की आवाज आएगी जो हमें पूरे एंटायर रूम में सुनाई देगी। देन इसकी बॉडी पे अगर एरप्शंस आते हैं वो तो बिल्कुल पिस्टुलर लाइक एरप्शन होंगे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जो हमारे स्मॉल पॉक्स होते हैं उसके अंदर जिस टाइप के पेस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं, उस तरीके के पेस्ट्यूल्स जो है उसकी बॉडी पे हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई हमारी पूरी एंटीमोनियम टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरीके से लेकर आना होता है। तो एंटीमोनियम टार्ट जो रेमेडी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 5 स्टार क्वेश्चन है, वो है इसका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अगर इसकी रेस्पिरेटरी लिखने को आती है एंटीमोनियम की, तो आपको उसमें सब चीज़ें से रिलेटेड लिखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो 5 ही है जो आपको लर्न करने हैं। अगर वो 4-5 सिम्टम्स अगर आपको याद नहीं तो आपकी पूरी रेस्पिरेटरी आप आराम से लिख कर आ सकते हैं। पहला आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हाँ ये हर टाइप की, जितनी भी टाइप की हमारी रेस्पिरेटरी चीज़ें हैं उसमें बहुत अच्छा वर्क करती हैं। सेकेंड कॉजेशन, इसको दिक्कत कहाँ से होगी, तो आफ्टर वैक्सीनेशन और डैम वेदर से इसको जो है दिक्कत होगी, या फिर सिलर्स में रहने से दिक्कत होगी। थर्ड पॉइंट, इसको जो है बहुत जब भी खांसी होगी तो खांसी में घरघराहट की आवाज़ आएगी, रेटलिंग साउंड रहेगा, और वो साउंड इतना स्ट्रांग रहेगा कि पूरे रूम में वो साउंड, पेशेंट का जो रेटलिंग साउंड है, घरघराहट की आवाज़ है, हम सुन सकते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
साथ ही साथ पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, स्पेशली इवनिंग के टाइम पे और आधी रात में ये जो सिम्टम्स है उसके एग्रावेट हो जाएंगे। साथ ही साथ इस दौरान पेशेंट का जो फेस है वो एकदम पीला पड़ जाएगा या तो फिर एकदम नीला पड़ जाएगा, साइनोज हो जाएगा। तो ये जो कुछ 4-5 पॉइंट हैं एंटीमोनियम टार्ट के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, अगर हमने याद रख लिए तो पूरी रेमेडी ऑटोमेटिक ही बन के हमारी तैयार हो जाएगी, हमें उसमें बहुत ज़्यादा लर्न करना नहीं पड़ेगा। तो आपको इतना ज़्यादा इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया है तो अगर आप एक बार समझ लोगे ना तो ईज़िली आप इसको खुद से लिख कर आ सकते हो। देन इसके जो गाइडिंग सिम्पटम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एग्ज़ाम में इसके जो रेस्पिरेटरी अगर वो नहीं पूछी तो इसके गाइडिंग्स लिखने को आएँगे, 5 गाइडिंग्स आपको लिख कर आना पड़ेंगे। तो जो नॉर्मल मैंने आपको बताए वही पॉइंट जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी बताया वो अगर याद रहेगा ना तो बस उन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो पॉइंट्स बना के। तो बस वही 5-6 पॉइंट्स लिख देना, साथ में इसके मॉडलिटीज लिख कर आना। मॉडलिटीज आप कहीं भी स्किप मत करना, मॉडलिटीज हर जगह लिख कर आना। और कॉमन इम्प्रूव और किंगडम तो हमें पता ही होना चाहिए, अगर हमें ये पता नहीं है तो कुछ भी नहीं पता है। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। यदि आप ये सब चीज़ें अच्छे से लर्न करते हैं और अच्छे से लिख कर आते हैं तो आपको प्रॉपर और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।